मसूरी के सेंट लुइस एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के महज कुछ सेकंड बाद ही अमेरिकन एयरलाइन के DC-982 प्लेन के इंजन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कॉकपिट में कई तरह के वार्निंग मैसेज बजने लगे और इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाते, प्लेन तेजी से बेकाबू होने लगा। एक एक कर कॉकपिट में लगे सभी इंस्ट्रूमेंट पैनल बंद होने लगे और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। आसमान में 1500 फीट की ऊंचाई पर 143 लोगों की जिंदगी दांव पर थी। क्या पायलट प्लेन को सही सलामत लैंड करवा पाए या उन सभी 143 लोगों के लिए ये उनका आखिरी सफर बन गया? आज की हमारी केस स्टडी अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 1400 के इसी खतरनाक हादसे के बारे में है। अट्ठाईस सितंबर 2007 की दोपहर 138 पैसेंजर के साथ 5 क्रू मेंबर्स मसूरी के सेंट लुइस एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस के MD-82 प्लेन में सवार होते हैं। इस प्लेन को लगभग 1 घंटे की उड़ान पूरी करके शिकागो जाना था। हल्की फुल्की हवा और बादलों के अलावा 30 डिग्री टेम्परेचर के साथ ये एक नॉर्मल संडे था, जो आमतौर पर किसी भी प्लेन की उड़ान के लिए परफेक्ट वेदर माना जाता है। एक एक कर धीरे धीरे सभी पैसेंजर प्लेन में सवार होते हैं, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि नॉर्मल दिखने वाली आज की ये उड़ान उन सब के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। फ्लाइट क्रू के साथ साथ शायद किसी भी पैसेंजर ने ये नहीं सोचा होगा कि कुछ तकनीकी और ह्यूमन एरर मिलकर सभी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाले हैं। 59 वर्षीय फ्लाइट के कप्तान पिछले 17 सालों से अमेरिकन एयरलाइन के साथ ही काम कर रहे थे। पिछले 4 सालों से वो बोइंग 777 में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर तैनात थे और अपनी रिटायरमेंट से महज 6 महीने पहले हाल ही में उन्हें MD-82 के कप्तान के तौर पर काम करना शुरू किया था। 14,000 घंटों के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ वो एक मंझे हुए पायलट थे, जिसमें से 6,000 घंटों का अनुभव कप्तान के तौर पर था। उन्होंने अपना फ्लाइंग करियर 1970 में अमेरिकन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में शुरू किया था और तब से अब तक अपने बेदाग फ्लाइंग करियर के कारण उन्हें एक मंझा हुआ और अनुभवी पायलट माना जाता था। कॉकपिट में कप्तान के साथ वाली सीट पर 43 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर बैठे थे, जिन्होंने 1999 में अमेरिका एयरलाइन ज्वाइन की थी। अमेरिकन एयरलाइन ज्वाइन करने से पहले फर्स्ट ऑफिसर भी अमेरिकन एयरफोर्स और नेशनल गार्ड में बतौर पायलट के तौर पर काम कर चुके थे। अपने अब तक के करियर में फर्स्ट ऑफिसर ने 7,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस हासिल किया था, जिसमें से 2,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस इसी तरह के DC-982 प्लेन को उड़ाने का था। कुल मिलाकर कप्तान की तरह फर्स्ट ऑफिसर भी एक अनुभवी और कुशल पायलट थे। फ्लाइट 1400 के लिए प्रॉब्लम्स तो तभी शुरू हो गई थी जब पायलट के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी लेफ्ट साइड का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद पायलट ने ग्राउंड स्टाफ से इंजन को मैन्युअली स्टार्ट करने के लिए कहा। इस तरह के हालात में इंजन को मैन्युअली स्टार्ट करने के लिए ग्राउंड स्टाफ को एक स्पेशल रेंच टूल की मदद से इंजन के स्टार्ट वेल्व को खोलकर हाथ से एक स्टार्ट बटन को दबाना होता है। हालांकि बोइंग के मैनुअल के अनुसार इंजन को मैन्युअली स्टार्ट करने का यही सही तरीका है, लेकिन इस तरह से रेंच टूल से वाल्व को खोलने में काफी वक्त लगता था और इसे जल्दी करने के चक्कर में अमेरिकन एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ वाल्व को पूरी तरह खोलने की बजाय एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से उस स्टार्ट बटन को दबाकर इंजन को मैन्युअली स्टार्ट करते थे। और इस दिन भी उन्होंने यही किया। कुछ देर बार बार कोशिश करने के बाद इंजन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन शायद किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था कि थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए किया गया यह जुगाड़ कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला था। और दोपहर के लगभग 1:05 पर सभी 143 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स के सवार होने के बाद पायलट ने एयरपोर्ट गेट से रोल ऑफ प्रोसेस को शुरू किया। टैक्सीवे से गुजरते वक्त दोनों ही पायलट टेक ऑफ चेकलिस्ट के अनुसार प्लेन की इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करते हुए बड़ी ही हल्की फुल्की अंदाज में एक दूसरे से पर्सनल बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। टेक ऑफ से पहले का ये वक्त किसी भी फ्लाइट और पायलट्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है, जिसमें पायलट्स को बहुत ही सावधानी से टेक ऑफ चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए कई सारी सेटिंग्स और इंस्ट्रूमेंट पैनल्स पर ध्यान देना होता है और ऐसी हालत में पायलट्स कोई भी गलती ना करें। इसलिए FAA के रूल्स के अनुसार टेक ऑफ के वक्त जब तक प्लेन सही सलामत 10,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंचता, कॉकपिट में पायलट्स किसी भी तरह की पर्सनल बातचीत नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्लेन की सेटिंग्स और टेक ऑफ से रिलेटेड दूसरी बातों पर ध्यान देना होता है।
इसी तरह हल्की फुल्की पर्सनल बातचीत के बीच दोपहर के लगभग 1:10 पर प्लेन रनवे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है। दोनों इंजन की फुल थ्रस्ट पावर के साथ कप्तान रनवे पर टेक ऑफ रोल ऑफ शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कप्तान इंजन थ्रस्ट को बढ़ाते हैं, तेज प्रेशर के कारण लेफ्ट इंजन का स्टार्ट वाल्व खुल जाता है। इंजन को मैन्युअली स्टार्ट करने की कोशिश में स्क्रू ड्राइवर से बार बार दबाने के कारण इंजन का स्टार्ट वाल्व स्विच डैमेज हो चुका था। इसलिए इंजन थ्रस्ट के बढ़ते ही तेज प्रेशर के कारण वाल्व खुल गया। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ प्लेन अब तेजी से रनवे पर दौड़ रहा था। स्टार्ट वाल्व के खुलने के बाद हवा के तेज प्रेशर के कारण लेफ्ट इंजन की स्टार्टिंग टरबाइन तेजी से घूमना शुरू कर देती है। लेफ्ट इंजन में आ चुकी इस भयंकर मुसीबत से अनजान पायलट प्लेन को टेक ऑफ करा देते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेन 1500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो इंजन के बाहर हवा के प्रेशर के कारण तेजी से घूम रही स्टार्टर टरबाइन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसके कारण उसमें आग लग जाती है। स्टार्टर टरबाइन में लगी आग जल्द ही इंजन तक पहुंच जाती है। लेफ्ट इंजन में आग लगते ही कॉकपिट में इंजन फायर अलार्म बजने लगता है। अचानक आई इस फायर वार्निंग को देखते ही फर्स्ट ऑफिसर एटीसी टावर को इमरजेंसी कॉल कर तुरंत ही वापस सेंट लुइस एयरपोर्ट पर लैंड करने की अनुमति मांगता है। कप्तान प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर फर्स्ट ऑफिसर को फायर चेकलिस्ट के अनुसार एक्शन लेने के लिए कहता है। हालांकि कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग के दौरान कई बार फायर सिमुलेटर की प्रैक्टिस कर चुके थे, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली मुसीबत के वक्त घबराहट और जल्दबाजी में ट्रेनिंग के दौरान की गई कई बातों को हम भूल जाते हैं। बोइंग के इंजन फायर मैनुअल के अनुसार पायलट्स को सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें पहला स्टेप है ऑटो थ्रॉटल मोड को डिस्कनेक्ट करना। दूसरा स्टेप इंजन थ्रस्ट को आइडल कर देना। तीसरा स्टेप फ्यूल सप्लाई को बंद कर देना। और चौथा स्टेप इंजन में लगे फायर एक्सटिंग्विशर को स्टार्ट कर देना। चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए फर्स्ट ऑफिसर पहले और दूसरे स्टेप को कंप्लीट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि फर्स्ट ऑफिसर तीसरे और चौथे स्टेप के लिए इंजन में फ्यूल सप्लाई को बंद करके फायर एक्सटिंग्विशर ऑन कर पाता, कप्तान प्लेन का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर के हाथ में देकर कैबिन क्रू को फायर की जानकारी देने लगते हैं, ताकि वो पैसेंजर्स को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार कर सकें। लैंडिंग के पहले से होती आ रही गलतियों के बीच में ये एक और बड़ी गलती थी। जैसा कि प्लेन ने कुछ सेकंड्स पहले ही टेक ऑफ किया था और सभी पैसेंजर सीट बेल्ट लगाकर अपनी सीट पर सेफली बैठे हुए थे, इसलिए ऐसे हालत में कैबिन क्रू को फायर के बारे में इन्फॉर्म करना इतना जरूरी नहीं था। इस क्रूशल वक्त में जब फर्स्ट ऑफिसर का पूरा ध्यान सिर्फ फायर चेकलिस्ट पर होना चाहिए था, वो प्लेन को कंट्रोल कर रहा था। आमतौर पर ये सभी बातें, जैसा कि इमरजेंसी के वक्त किसे क्या करना है, ये सब पायलट टेक ऑफ से पहले डिस्कस करते हैं, ताकि अगर असल में ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो वो कंफ्यूज ना हो। और इसी के लिए टेक ऑफ से पहले कॉकपिट में पायलट को किसी भी तरह की पर्सनल बातचीत करने की मनाही होती है, ताकि वो ध्यान से इमरजेंसी चेकलिस्ट की प्रैक्टिस कर सकें। अब चूंकि टेक ऑफ से पहले दोनों पायलट्स कॉकपिट में पर्सनल बातचीत कर रहे थे, शायद इसी कारण पायलट्स फायर चेकलिस्ट को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाए। ऐसे वक्त में जहां एक एक सेकंड कीमती होता है और पायलट को बहुत ही तेजी से डिसीजन लेने होते हैं, वहां इंजन में आग लगने के लगभग 2 मिनट बाद कप्तान दोबारा से प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और फर्स्ट ऑफिसर दोबारा से फायर चेकलिस्ट को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेफ्ट इंजन में लगी आग के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कॉकपिट कंट्रोल पैनल्स बंद हो गए थे। कॉकपिट में लगी नेविगेशन पैनल बंद होने के कारण कप्तान अब बैकअप के लिए लगे हुए मैकेनिकल नेविगेशन पैनल के सहारे प्लेन की हाइट और डायरेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेफ्ट इंजन के पूरी तरह बंद होने के कारण अब राइट साइड का इंजन एक्स्ट्रा थर्स्ट प्रोड्यूस कर रहा था, जिस कारण प्लेन बहुत तेजी से हिल रहा था। ऐसे हालत में जहां दोनों पायलट्स फेल हो चुके इंस्ट्रूमेंट्स पैनल्स के कारण पहले ही काफी परेशानी से गुजर रहे थे, उनके लिए प्लेन को काबू करना मुश्किल होता जा रहा था। कप्तान लगातार रेडार पैनल का इस्तेमाल कर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दोबारा से फायर चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए फर्स्ट ऑफिसर लेफ्ट इंजन की फ्यूल सप्लाई को बंद कर देता है।
अब इससे पहले कि फर्स्ट ऑफिसर चौथे स्टेप के अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन कर पाता, इलेक्ट्रिक सिस्टम्स में आई दिक्कतों के कारण अचानक से कॉकपिट का दरवाजा खुल जाता है और फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट से उठकर कॉकपिट के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगता है। लगातार कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार कॉकपिट का दरवाजा बंद हो जाता है और फर्स्ट ऑफिसर फिर से फायर चेकलिस्ट को फॉलो करने लगता है। आखिरकार इंजन में आग लगने के लगभग 3 मिनट बाद इंजन में लगे हुए फायर एक्सटिंग्विशर ऑन होते हैं और लेफ्ट इंजन में लगी हुई आग किसी तरह काबू में आती है। एटीसी टावर कप्तान को 250 डायरेक्शन में मुड़कर प्लेन को रनवे 30 पर लैंड करने के लिए कहता है। मुश्किल से प्लेन को कंट्रोल करते हुए कप्तान प्लेन की एपीयू यूनिट को ऑन करता है ताकि लेफ्ट इंजन के बंद होने के कारण फेल हुए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को पावर सप्लाई दी जा सके। लेकिन बदकिस्मती से लेफ्ट इंजन में लगी भयानक आग के कारण एपीयू यूनिट भी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और पायलट की बार बार कोशिश करने के बावजूद भी एपीयू यूनिट स्टार्ट नहीं हो सकी। एक के बाद एक प्लेन में मुसीबतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था और 143 लोगों की जिंदगी अब सिर्फ दोनों पायलट्स के हाथ में थी। एयरपोर्ट से लगभग 6 मील दूर अब पायलट्स को रनवे दिखाई दे रहा था। कप्तान लगातार प्लेन को कंट्रोल करते हुए रनवे की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप पोजीशन और इंजन थ्रस्ट को कंट्रोल कर रहे थे। मौके की गंभीरता को देखते हुए एटीसी ने एयरपोर्ट पर सभी इमरजेंसी सर्विसेज को तैनात कर दिया था। फ्लाइट 1400 जब रनवे से महज 3 मील की दूरी पर होती है तो फर्स्ट ऑफिसर लैंडिंग गियर को डाउन करता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी मुसीबत पायलट के सामने खड़ी हो जाती है। लैंडिंग गियर नॉब को डाउन करने के बावजूद लैंडिंग गियर इंडिकेटर लाइट ऑन नहीं होती, जिसका मतलब था कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो पाए हैं। अब चूंकि लेफ्ट इंजन फेल होने के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पैनल और इक्विपमेंट्स बंद हो चुके थे, इसलिए पायलट्स को लगा कि हो सकता है कि शायद लैंडिंग गियर डाउन हो चुका हो और सिर्फ सिस्टम फेलियर के कारण लैंडिंग गियर लाइट ऑन ना हुई हो। इसलिए पायलट ने एटीसी को कॉल करके कहा कि वो एटीसी टावर से देखकर बताएं कि क्या लैंडिंग गियर डाउन है या नहीं। एटीसी ने दूरबीन की मदद से जब देखने की कोशिश की तो पता चला कि सिर्फ मेन लैंडिंग गियर ही डाउन हुए हैं, नोज लैंडिंग गियर अभी भी डाउन नहीं हुआ था। एटीसी ने तुरंत इसकी सूचना पायलट्स को दी। प्लेन में भरे हुए फ्यूल और 143 पैसेंजर के कारण इतने भारी प्लेन को बिना नोज लैंडिंग गियर के लैंड करवाना मौत को बुलावा देना था। लेकिन वहीं लैंडिंग से सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले रनवे के इतने पास और नीचे आ चुके इस प्लेन को वापस ऊपर उड़ाकर गो अराउंड करना भी पायलट्स को मुमकिन नहीं लग रहा था। लेफ्ट इंजन के फेल होने के बाद राइट इंजन अपनी फुल थ्रस्ट पावर के साथ काम कर रहा था और कप्तान को डर था कि अगर राइट इंजन ऐसे ही फुल थ्रस्ट में काम करता रहा तो हो सकता है कि राइट इंजन भी इस हाई प्रेशर के कारण फेल हो जाए। कप्तान के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली हालत थी। वहीं लगातार कॉकपिट में एक के बाद एक सभी सिस्टम्स धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। फाइनली कप्तान ने डिसाइड किया कि वो बिना नोज गियर के प्लेन को लैंड करवाने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने गो अराउंड करने का फैसला किया। भगवान को याद करते हुए कप्तान ने राइट इंजन की थ्रस्ट को पूरा बढ़ा दिया और प्लेन को बिना लैंड करवाए दोबारा ऊपर उड़ा लिया। मेन लैंडिंग गियर के खुले होने और इतने ज़्यादा वेट के कारण प्लेन में बहुत ज़्यादा ड्रैग फोर्स लग रही थी, जिस कारण प्लेन को ऊपर उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बहुत ही मुश्किल से कप्तान राइट इंजन की फुल पावर की मदद से प्लेन की स्पीड को मेंटेन कर पा रहे थे। जैसे ही प्लेन थोड़ा ऊपर आया, कप्तान ने एटीसी से कहा कि वो ज़्यादा देर तक प्लेन को हवा में नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्हें बिना कोई वक्त गवाए छोटा सा मोड़ लेकर प्लेन को जल्द से जल्द लैंड करवाना पड़ेगा। कप्तान को डर था कि लगातार कम हो रही एयर स्पीड के कारण प्लेन कभी भी स्टॉल कंडीशन में जाकर क्रैश हो सकता है। एटीसी तुरंत ही कप्तान को रनवे 30 लेफ्ट पर लैंड करने के लिए कहते हैं। कॉकपिट में आ रहे इतने सारे वार्निंग सिग्नल्स को चेक करना और लगातार प्लेन की एयर स्पीड और डायरेक्शन इत्यादि को कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट्स और लैंडिंग सेटिंग्स को कंट्रोल करना दोनों पायलट्स के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने पैसेंजर कैबिन में ट्रैवल कर रहे एक ऑफ ड्यूटी पायलट को कॉकपिट में बुलाकर उनकी मदद करने के लिए कहा। बड़ी मुश्किलों के बावजूद फ्लाइट 1400 दोबारा लैंडिंग करने के लिए रनवे 30 लेफ्ट के साथ अलाइन हुई। कप्तान को पता था कि उनके पास प्लेन को लैंड करवाने का ये आखिरी मौका है और अगर इस बार भी लैंड नहीं हुआ तो वो पक्का क्रैश हो जाएगा।
लैंडिंग से महज कुछ मिनट पहले फर्स्ट ऑफिसर ने दोबारा से इमरजेंसी लैंडिंग पैनल को दबाकर नोज लैंडिंग गियर को मैन्युअली खोलने की आखिरी कोशिश की। इसे चमत्कार ही कहेंगे कि इस बार नोज लैंडिंग गियर डाउन हो गया। एटीसी कंट्रोलर ने भी पायलट को बताया कि वो सभी लैंडिंग गियर को डाउन हुआ देख सकते हैं और तेजी से नीचे आता हुआ प्लेन आखिरकार रनवे 30 लेफ्ट को टच करता है। रनवे को टच करते ही कप्तान तुरंत मैनुअल ब्रेक्स लगाता है। रनवे पर दौड़ता हुआ प्लेन एक किनारे पर जाकर रुक जाता है। प्लेन के सही सलामत रुकते ही सभी पैसेंजर चिल्लाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और भगवान का शुक्रिया करते हैं। जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई फ्लाइट 1400 सही सलामत लैंड कर गई और भगवान की दया से किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर को खरोच तक नहीं आई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ जिसके कारण 143 लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तुरंत ही इस हादसे की जांच शुरू कर दी। अपनी जांच में एनटीएसबी ने अमेरिकन एयरलाइन द्वारा की जा रही प्लेन मेंटेनेंस प्रोसेस में बहुत सारी खामियों को उजागर किया। टेक ऑफ करने से पहले ही लेफ्ट इंजन के ना शुरू हो पाने के कारण उसके इंजन में लगे हुए एक एयर फिल्टर का डैमेज होना पाया गया, जिसके कारण इंजन में एयर फ्लो रुकने की वजह से ही इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। अमेरिकन एयरलाइंस मेंटेनेंस टीम की लापरवाही की वजह से इंजन में इतनी बड़ी खामी किसी की नजर में नहीं आई। इसके अलावा वहां मेंटेनेंस टीम को इंजन की सही तरह जांच करके फॉल्टी एयर फिल्टर को बदलना चाहिए था। उसकी जगह उन्होंने गलत तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इंजन को स्टार्ट किया, जिसके कारण टेक ऑफ के बाद उसमें आग लग गई। इसके अलावा जिस तरह से इमरजेंसी की हालत में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर ठीक तरह से फायर चेकलिस्ट को फॉलो नहीं कर पाए और जिस कारण हालत और खतरनाक हो गए, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन एयरलाइन के पायलट ट्रेनिंग प्रोसेस पर भी सवाल उठाए गए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।